हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम चौहान वंश से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। पहला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन। डॉक्टर भंडारकर ने यह माना है कि चौहान ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। डॉक्टर भंडारकर के अलावा दशरथ शर्मा दशरथ शर्मा इन्होंने भी चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है। इसके अलावा गोपीनाथ शर्मा और कायम खां रासो इन्होंने भी ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति मानी है। ठीक है। तो नाम याद रखना है, डॉक्टर भंडारकर और दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, इन्होंने चौहान वंश को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है। अगला है, चौहान राजवंश के संस्थापक शासक कौन हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका वासुदेव चौहान। जो वासुदेव चौहान हैं ये चौहान राजवंश के संस्थापक हैं। और कौन सी शाखा के हैं ये? शाकंभरी में जो चौहान थे, शाकंभरी या फिर सांवर, तो शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक थे। बिजौलिया शिलालेख के अनुसार जो वासुदेव चौहान थे इन्होंने ही सांवर झील का निर्माण भी करवाया था। सांवर झील का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने, और बिजौलिया के शिलालेख में ये लिखा हुआ है। ठीक है, बिजौलिया शिलालेख। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले चौहानों की जो वंश की स्थापना थी वो सांभर में वासुदेव चौहान ने की थी। सांभर, शाकंभरी जिसे बोला जाता है, वासुदेव चौहान ने। ठीक है। तो अजमेर से पहले चौहानों की जो राजधानी थी वो सांभर थी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। निम्नांकित में से कौन सा कथन शाकंभरी के चौहानों के विषय में असत्य है? कथन पढ़ते हैं एक एक करके। आरंभ में वे प्रतिहारों के सामंत थे। गुबक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। अजमेर नगर का संस्थापक अजय सिंह था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश के महानतम शासकों में से एक थे। ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं हम। वासुदेव चौहान थे, इनको चौहानों का आदि पुरुष माना जाता है। ठीक है। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुबक प्रथम ने स्वतंत्र शासन स्थापित कर गुर्जरों की अधीनता अस्वीकार की थी। वासुदेव के वंशज चौहान शासक सामंत के वंशज दुर्लभ राज का पुत्र गुबक प्रथम ने चौहानों के आराध्य देव हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। जो गुबक प्रथम थे उन्होंने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कहाँ पर है? जो कि सीकर में है। ठीक है, सीकर में है, हर्षनाथ की पहाड़ी पर हर्षनाथ मंदिर का निर्माण। तो गुबक प्रथम, जो गुबक प्रथम थे उनको स्वतंत्र शासक माना जाता है, प्रथम स्वतंत्र शासक चौहानों का। इससे पहले जो चौहान थे वो प्रतिहारों के सामंत थे। चौहान प्रतिहारों के सामंत थे, ये कथन भी सही है। गुबक प्रथम का कथन भी सही है। ठीक है। अब देखते हैं हम आगे। गुबक किस वंश का शासक था? तो करेक्ट आंसर है इसका चाहमान। जो गुबक प्रथम थे वो चहमान वंश के यानी कि चौहान वंश के शासक थे। दुर्लभ राज के वो पुत्र थे। दुर्लभ राज के पुत्र थे। और इन्होंने सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहारों की जो अधीनता थी उसको अस्वीकार किया था। ये भी आपको याद रखना है। अजमेर का संस्थापक कौन था? तो अजमेर का संस्थापक अजयराज थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अजमेर का संस्थापक अजयराज थे। इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की थी और इसे अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने, जो अजयराज थे, इन्होंने जैन धर्म को अपना संरक्षण दिया था। जैन धर्म को संरक्षण दिया था। अजयराज की कुछ मुद्राओं पर उनकी रानी सोमलवती का नाम लिखा मिलता है। अजयराज की जो रानी थी सोमलवती, उनका नाम लिखा मिलता है इस काल की जो मुद्राएं हैं उनमें। पृथ्वीराज प्रथम के ये पुत्र थे। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे ये। ठीक है। जो अजयराज थे ये पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे और इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की थी 1113 ईस्वी में। इनकी जो रानी थी सोमलवती, उनके सिक्के यहाँ पर मिलते हैं और जैन धर्म को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। श्री अजयपाल संस्थापक थे। तो जो अजयपाल और अजयराज थे वो अजमेर के संस्थापक थे। 1113 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो करेक्ट आंसर है इसका अजयराज। ठीक है। एक ही क्वेश्चन 3 बार अलग अलग टाइप से पूछा गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा काल अजय राज से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका 1105 ईस्वी, क्योंकि 1113 ईस्वी में इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो 11वीं शताब्दी 1105 ईस्वी। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। किसके बारे में है ये? अर्णोराज के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। जो अर्णोराज थे ये अजय राज के पुत्र थे। इन्होंने 1133 में गद्दी संभाली थी अर्णोराज ने। चालुक्य शासक कुमारपाल से हारने पर अर्णोराज की प्रतिष्ठा को काफी धक्का लगा। जो अर्णोराज थे इन्होंने 3 उपाधियां धारण की थी। मेनली कौन कौन सी हैं वो आप देख लीजिए। एक तो इन्होंने महाराजाधिराज, इसके अलावा परमेश्वर और इसके अलावा परम भट्टारक, इनकी उपाधियां धारण की थी अर्णोराज ने, महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक। ठीक है, अर्णोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को बुरी तरह हराया था। मालवा के नरबर्मन को इन्होंने पराजित किया था। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है मालवा के नरबर्मन को पराजित करने में असफल रहे। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने नरबर्मन को पराजित किया था। ठीक है, चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज से किया था। चालुक्य नरेश थे जयसिंह, उन्होंने कांचन देवी जो उनकी पुत्री थी उनसे अर्णोराज का विवाह कर दिया था। अर्णोराज स्वयं तो शैव थे, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी वो सहिष्णु थे। उन्होंने बराह मंदिर का निर्माण करवाया था। जो अर्णोराज थे उन्होंने पुष्कर में बराह मंदिर का निर्माण करवाया था। उन्होंने करवाया था पुष्कर में। इसके अलावा देवबोध व धर्मघोष उस समय के प्रकांड विद्वान थे। जो अर्णोराज के टाइम के अगर प्रकांड विद्वान पूछा जाए तो देवबोध और धर्मघोष ये अर्णोराज के टाइम के प्रकांड विद्वान थे। अर्णोराज के पुत्र जगतदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी थी 1155 ईस्वी में। 1155 ईस्वी में जगतदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी थी और अजमेर के चौहान शासन पर अपना अधिकार कर लिया था। तो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन सही है। इन्होंने अपने राजकाल में गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्योंकि नरबर्मन को इन्होंने पराजित किया था। ऑप्शन में असफल है, जो कि गलत है। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था, बिल्कुल सही। उनका नाम क्या था पुत्री का? कंचना देवी उस पुत्री का नाम था। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था, ये भी सही कथन है। जो अर्णोराज थे उनके पुत्र थे जगतदेव, उन्होंने 1155 ईस्वी में इनकी मृत्यु कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट 3 और 4 ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो कटिबंधी के नाम से बिग्रहराज चतुर्थ ये फेमस थे। जो बिग्रहराज चतुर्थ थे इनको ही बीसल देव भी कहा जाता है। बिग्रहराज चतुर्थ को ही बीसल देव कहा जाता है और इन्होंने शासन किया था 1158 से 1163 ईस्वी तक। 1158 में बिग्रहराज चतुर्थ अजमेर के शासक बने थे। इन्होंने दिल्ली के तोमरों और मुसलमानों को पराजित किया था। समकालीन लोग इन्हें क्या कहते हैं? एक तो कटिबंधु कहते हैं, कवि बांधव भी इन्हें कहा जाता है, कवि बांधव। ठीक है, इन्होंने जो रचना की थी बिग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना की थी। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी? तो बिग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना की थी। ललित बिग्रहराज के जो लेखक थे सोमदेव, ललित बिग्रहराज इसके लेखक थे सोमदेव जो भी क्या थे? इनके दरबारी कवि थे। ठीक है, ललित बिग्रहराज के लेखक सोमदेव इनके दरबारी कवि थे। बिग्रहराज चतुर्थ को ही बीसल देव कहा जाता है, इन्हें ही कवि बांधव और कटिबंधु कहा जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बिग्रहराज चतुर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ललित बिग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? तो करेक्ट आंसर होगा बिग्रहराज चतुर्थ बीसल देव। नाटक ललित बिग्रहराज की रचना की गई, तो करेक्ट आंसर होगा सोमदेव के द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? तो हरिकेली के नाटक हैं बिग्रहराज चतुर्थ या फिर बीसल देव भी इन्हें कहा जाता है। अजय राज के वंशज बिग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा हरिकेली। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा।
चौहान शासक जो कभी बांधव या फिर कटिबंधु और कभी बांधव इस नाम से जाने जाते हैं, तो वो उसका करेक्ट आंसर होगा बिग्रहराज चतुर्थ। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बीसलपुर की स्थापना की? तो करेक्ट आंसर होगा बिग्रहराज चतुर्थ। बीसलपुर बीसल देव के नाम पर ही रखा गया है। निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? तो दिल्ली शिवालिक स्तंभ ये बिग्रहराज चतुर्थ के टाइम पर उत्कीर्ण करवाया गया था। किस चौहान शासक द्वारा ज्वालापुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया था? तो करेक्ट आंसर है इसका बिग्रहराज चतुर्थ। इन्होंने ही जो जवालीपुर था उसको ज्वालापुर नाम रख दिया था, बदलकर जवालीपुर का नाम ज्वालापुर रख दिया था। ठीक है। विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो पहले संस्कृत महाविद्यालय था अढ़ाई दिन के झोंपड़ा की जगह, जिसका निर्माण बिग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। बीसल देव ने संस्कृत पाठशाला के रूप में इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने इसको तोड़वा दिया था और अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो कि एक मस्जिद है उसमें 1198 ईस्वी में परिवर्तित करवा दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 में जो संस्कृत पाठशाला थी उसको तोड़वाकर अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो कि एक मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था। उस स्मारक का नाम बताएं जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था। तो करेक्ट आंसर है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। ठीक है। यहाँ पर सुल्तान गौरी की जगह कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1191 विनिमय की तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा? तो तराइन के दो युद्ध हुए थे 1191 में, प्रथम 1192 द्वितीय। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, द्वितीय युद्ध में गौरी जीता था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है। किस चौहान शासक ने 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था? तो करेक्ट आंसर है इसका पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा था 1192 ईस्वी में और इसमें पराजय हुई थी उनकी। पराजय पृथ्वीराज चौहान की हुई थी, जीत गौरी की हुई थी और धोखे से हुई थी पराजय उनकी। और ऐसा माना जाता है कि जो कन्नौज के शासक थे जयचंद, कन्नौज के शासक थे उस टाइम जयचंद, उनकी पुत्री थी संयोगता, उनके प्रेम के कारण ये हारे थे। ठीक है। अगला है तराइन का द्वितीय युद्ध किन किन के मध्य लड़ाया गया? तो करेक्ट आंसर है इसका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? दो युद्ध लड़े गए थे। पहले में पृथ्वीराज तृतीय जीते थे और द्वितीय में पृथ्वीराज तृतीय हारे थे, गौरी जीता था। ठीक है। अगला है कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? तो करेक्ट आंसर है इसका सारंगधर। विद्यापति गौड़, विश्वरूप, बागीश्वर जनार्दन, चंद्रवरदाई जो कि उनके मित्र भी थे, चंद्रवरदाई। ठीक है। जयानक, जयानक भी एक कवि हैं, जयानक और पृथ्वी भट्ट ये तीनों चारों ही पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान थे। विद्यापति गौड़, विश्वरूप, बागीश्वर जनार्दन, पृथ्वी भट्ट, चंद्रवरदाई, जयानक। तो इनमें से सारंगधर ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विद्वान नहीं थे। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो करेक्ट आंसर है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में आए थे ये राजस्थान। अगला है कदम्बवास व केम्बवास ये किस राजा के समय मुख्यमंत्री थे? तो पृथ्वीराज तृतीय के मुख्यमंत्री थे कदम्बदास व केम्बवास, नाम याद रखना है आपको। ठीक है। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो कदमदास, ये इनके प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ही सहायता दी थी, सहायता देने से मना कर दिया था पृथ्वीराज तृतीय को गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को। ठीक है। अजमेर के चौहान वंश के जो अंतिम प्रतापी शासक थे वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ही थे। इनका जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में। ठीक है। गुजरात की तत्कालीन राजधानी अनहिल पाटन में हुआ था। अनहिल पाटन में इनका जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में और इनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी। ठीक है। इनकी माता का नाम भी आपको याद रखना है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो करेक्ट आंसर है इसका परमार्दी देव। परमार्दी देव ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के टाइम के चंदेल शासक थे। पृथ्वीराज ने 1182 में जो महोबा के चंदेल शासक थे,
महोवा के चंदेल शासक परमार्दी देव उनको हराया था और संधि के लिए विवश किया था। महोवा के ही दो प्रकांड वीरों का उल्लेख मिलता है जिनका नाम है उदल व आल्हा। आल्हा व उदल, ठीक है। ये जो आल्हा उदल थे ये परमार्दी देव के सेनानायक थे। ये रूठकर पड़ोसी राज्य में चले गए थे, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया तो परमार्दी देव ने इनको वापस बुलवा लिया था और ये पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़े थे और मातृभूमि की रक्षार्थ वीरता को प्राप्त हुए थे, शहीद हो गए थे, ठीक है। तो आल्हा उदल आपको याद रखने हैं, परमार्दी देव के सेनापति थे वो। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो करेक्ट आंसर है इसका भीमदेव द्वितीय। जो भीमदेव द्वितीय थे वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक थे। भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार, जगदेव प्रतिहार और पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसके बाद दोनों में संधि हो गई थी और चौहानों की चालुक्यों की लंबी शत्रुता का अंत हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नागौर का युद्ध भीमदेव द्वितीय के जो सेनापति थे जगदेव प्रतिहार और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, ठीक है। चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था? तो करेक्ट आंसर इसका गोविंदराज। गोविंदराज पृथ्वीराज चौहान के ही पुत्र थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से ही इन्हें रणथंभौर में चौहानों की शाखा का प्रवर्तक करने का सौभाग्य मिला था। रणथंभौर के शासक हम्मीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना से प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो करेक्ट आंसर इसका 1290 ईस्वी में प्रथम बार जलालुद्दीन खिलजी ने हम्मीर चौहान पर आक्रमण किया था, मुठभेड़ हुई थी, ठीक है। जो जलालुद्दीन खिलजी थे वो 1290 ईस्वी में झायन के दुर्ग पर उन्होंने आक्रमण किया था। 1290 में जो झायन का दुर्ग था रणथंभौर से पहले उस पर आक्रमण किया था इन्होंने और उसे जीत लिया था। इस दुर्ग को बचाने का हम्मीर ने प्रयत्न किया था, परंतु गुरदास सैनी जिसने चौहान सेना का नेतृत्व किया था मारा गया और तुर्क सेना रणथंभौर की ओर आगे बढ़ने लगी। तो जलालुद्दीन खिलजी इस दुर्ग को उस टाइम जीत नहीं पाए थे और उन्होंने कहा था, एक कथन फेमस है उनका कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान की एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। ये जलालुद्दीन का कथन है, ठीक है। और ये किसके लिए दिया है? हम्मीर चौहान पर विजय नहीं प्राप्त करने के कारण दिया है, ठीक है। अमीर खुसरो एवं बरानी की तारीख ए फिरोजशाही के अनुसार दुर्ग को जीतने के लिए जलालुद्दीन के समस्त प्रयास असफल रहे थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला है प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह कौन था? तो करेक्ट आंसर इसका जलालुद्दीन, जिसने 1290 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि सुल्तान के विद्रोहियों को हम्मीर ने शरण दे ली थी। रणथंभौर शासक हम्मीर ने जो मंगोल विद्रोही थे मोहम्मद शाह, ठीक है, और थे केहबरू और मोहम्मद शाह, नाम याद रखने पूछा जाता है क्वेश्चन। मोहम्मद शाह और केहबरू इन दोनों को शरण दी थी हम्मीर ने। ये मंगोल विद्रोही थे, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। हम्मीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो मैंने आपको बताया था केहबरू और मीर मोहम्मद शाह। इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मीर मोहम्मद शाह और केहबरू। रणथंभौर का युद्ध सन 1301 ईस्वी में निम्न में से किसके मध्य हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीर के मध्य में रणथंभौर का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो करेक्ट आंसर है इसका हम्मीरदेव चौहान। रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए जो सेना थी उसका नेतृत्व किया था उलग खां और नुसरत खां ने, ठीक है। उलग खां और नुसरत खां ने, इन दोनों ने आक्रमण किया था, जिसमें से नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी। नुसरत खां मारे गए थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय कौन सा जो उसका सेनापति था मारा गया था? तो नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी। अगला है 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो मैंने बोला था नुसरत खां, ये मारे गए थे।
अगला है, रणथंभौर के हम्मीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो करेक्ट आंसर है इसका ओलुग खां और नुसरत खां दोनों ने किया था। ठीक है। अगला है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो करेक्ट आंसर है इसका ओलुग खां। रणथंभौर का जो अधिकार था वो ओलुग खां को इन्होंने सौंप दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्न में से कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? तो करेक्ट आंसर है इसका बत्सराज। ये चौहान वंश से संबंधित नहीं थे। जो बत्सराज थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, प्रतापी शासक थे, संस्थापक नहीं प्रतापी शासक थे। मांडी वंश को इन्होंने पराजित किया था और धर्मपाल को भी इन्होंने पराजित किया था जो कि बंगाल के शासक थे। ठीक है। तो वत्सराज को रणहस्तिन भी कहा जाता है, वत्सराज को रणहस्तिन भी कहा जाता है। ये प्रतिहार वंश से संबंधित थे। चौहान वंश से संबंधित थे कीर्तिपाल, उदय सिंह और समय सिंह। ये जालौर के चौहान वंश से संबंधित थे। जालौर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? तो करेक्ट आंसर है चाचिक देव। चाचिक देव को दिल्ली के किसी सुल्तान का आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा। वह नसीरुद्दीन मोहम्मद और बलबन के समकालीन थे। नसीरुद्दीन मोहम्मद और बलबन के समकालीन थे। कान्हड़देव कहाँ के शासक थे? तो कान्हड़देव जालौर के शासक थे, जालौर के चौहान वंश के शासक थे और इन्होंने 1298 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ अभियान छेड़े रखा था। ठीक है। 1298 से 1311 ईस्वी तक दीर्घकालीन संघर्ष इनका अलाउद्दीन खिलजी से चला था। निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध बागड़ से नहीं था? तो बागड़ से नहीं था कान्हड़देव का संबंध। ठीक है। कान्हड़देव जालौर से संबंधित थे। जालौर के अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? तो करेक्ट आंसर है इसका कान्हड़देव। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का वर्णन मिलता है? तो कान्हड़देव प्रबंध। कान्हड़देव जालौर के शासक थे, चौहान शासक थे। तो कान्हड़देव प्रबंध ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई है, पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई है कान्हड़देव प्रबंध। और इसमें जालौर विजय का उल्लेख मिलता है। कान्हड़देव बीरमदेव कान्हड़देव के बेटे थे। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तो जालौर पर 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का द्वितीय आक्रमण हुआ था जिसमें अलाउद्दीन विजयी रहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जालौर पर सोनगरा चौहानों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार किया था? तो सोनगरा चौहान थे, उन्होंने परमारों को पराजित किया था। नाडौल शाखा के एक प्रतिभा संपन्न चौहान शासक थे कीर्तिपाल, जिन्हें कीतू भी कहा जाता है, कीतू। इन्होंने 1181 में जालौर को परमारों से छीनकर अपना अधिकार कर लिया था। जालौर शाखा के चौहान वंश का प्रथम संस्थापक थे कीर्तिपाल, कीतू जिन्हें कहा जाता है। ठीक है। जालौर का नाम जावालीपुर और किले का नाम मिलता है सुवर्णगिरी। किले का नाम मिलता है सुवर्णगिरी और जालौर का नाम पहले था जावालीपुर। ठीक है। अगला है, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? तो राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था नाडौल। नाडौल के चौहानों के जो संस्थापक थे वो थे शाकंभरी नरेश बागपति राज का पुत्र लक्ष्मण चौहान। ये शाकंभरी नरेश बागपति राज के पुत्र थे लक्ष्मण चौहान। इन्होंने नाडौल में चौहान शासकों की नींव रखी थी। चावड़ा राजपूतों से स्वतंत्र होकर चौहान वंश की इन्होंने स्थापना की थी। शाकंभरी के चौहानों के बाद यह प्रथम चौहान राज्य था। ठीक है। 1205 ईस्वी में जो नाडौल के चौहान थे वो जालौर में मिल गए थे, ये आपको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है हमको। रणथंभौर पर जो विजय की थी वो 1301 ईस्वी में की थी। चित्तौड़गढ़ पर जो विजय की थी, जालौर पर की थी 1311 ईस्वी में। ठीक है। चित्तौड़ पर विजय की थी 1303 ईस्वी में और सिवाना पर विजय की थी 1308 ईस्वी में। तो आप रख सकते हो कालक्रम में। सबसे पहले रणथंभौर हम्मीर शासक था, चित्तौड़ रतन सिंह शासन था 1303 ईस्वी में, जालौर पर कान्हड़देव प्रबंध का शासक था और सिवाना भी जालौर के अंतर्गत आता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमको चौहान शासकों का कालक्रम चूज करना है। ठीक है। तो सबसे पहले थे वासुदेव चौहान, उनके बाद आए गूबक के बाद आए बिग्रेराज फर्स्ट, उसके बाद आए बिग्रेराज सेकंड, थर्ड,
उसके बाद आए पृथ्वीराज फर्स्ट और उनके बाद आए अजय राज के बाद आते हैं अर्णोराज और अर्णोराज के बाद आते हैं विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बीसलदेव भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं पृथ्वीराज सेकंड के बाद आते हैं सोमेश्वर और सोमेश्वर के बाद आते हैं पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वासुदेव, गुबक, विग्रहराज फर्स्ट सेकंड थर्ड, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज फोर्थ, पृथ्वीराज सेकंड, सोमेश्वर और पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कौन था, सबसे पहले था विग्रहराज चतुर्थ, उसके बाद थे पृथ्वीराज द्वितीय, फिर सोमेश्वर और फिर पृथ्वीराज तृतीय। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सबसे पहले पृथ्वीराज फर्स्ट, उसके बाद अजयराज, फिर अर्णोराज, फिर विग्रहराज चतुर्थ थे। कोटा राज्य के संस्थापक कौन थे, तो राव माधो सिंह, ये कोटा राज्य के संस्थापक थे। कोटिया भील के नाम पर कोटा नाम रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। कोटिया भील के नाम पर, पहले जो कोटा था वो बूंदी के अंतर्गत ही आता था, पहले बूंदी के अंतर्गत आता था। तो बूंदी के राजा जैत सिंह के पौत्र ने चंबल नदी के पूर्वी किनारे पर कोटिया भील को मारकर इस भूभाग को अपने अधिकार में लिया और कोटा इसका नाम पड़ा था। ठीक है, तो राम माधो सिंह ने कोटा राज्य के संस्थापक थे, राम माधो सिंह। कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो भील शासक कोटिया के नाम पर कोटा का नाम रखा गया है। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1838 ईस्वी में झालावाड़ राज्य की स्थापना हुई थी। अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी, तो करेक्ट आंसर इसका झाला जालिम सिंह की सहायता की थी। मांगरोल का युद्ध हुआ था 1821 में। ये कोटा महाराव किशोर सिंह और झाला जालिम सिंह के मध्य हुआ था। प्रशासनिक अधिकारों को लेकर युद्ध हुआ था। अंग्रेजों द्वारा 20 फरवरी 1818 को संधि की गई थी कोटा के साथ, जिसमें प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग झाला जालिम सिंह व उसके वंशज करेंगे। महाराव उम्मेद सिंह व उसके वंशज राज्य के शासक रहेंगे। ठीक है, तो अधिकारों को लेकर युद्ध हुआ था ये किशोर सिंह में, जो कि कोटा के महाराव थे, और कोटा के फौजदार थे झाला जालिम सिंह, उनके मध्य में। हुंजा नामक घोड़ा किसका था, तो बूंदी के राजा उम्मेद सिंह का जो घोड़ा था उसका नाम हुंजा था। अगला है, झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला है वह कोटा राज्य का शासक था, बिल्कुल सही है। वह कोटा का फौजदार था, महान कूटनीतिक था, ये भी सही है। उसने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए, ये भी सही है। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उसमें नहीं था, ये गलत है। जो कोटा के महाराव थे वो थे किशोर सिंह उनके टाइम पर। ठीक है, झाला जालिम सिंह के साथ युद्ध भी हुआ था उनका 1821 में, मांगरोल का युद्ध, ये भी आपको याद रखना है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर गलत है, बाकी के तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।